इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिगर जो पिछले हफ्ते रिलीज हुआ वो है बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथ, जो कि अक्टूबर महीने में सिर्फ 13% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है और ये लास्ट 2 इयर्स में सबसे स्लोएस्ट फिगर है। नेचुरली अगर बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ स्लो होगी तो उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ेगी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कैसे काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन या पावर जनरेशन या ऑटो सेल्स, जिसमें कि पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स ग्रोथ या टू व्हीलर्स का सेल्स ग्रोथ या कमर्शियल व्हीकल्स का सेल्स ग्रोथ, ये सारा स्लो डाउन हो रहा था। पेट्रोलियम एंड डीजल का कंजम्पशन या पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट्स ये भी स्लो हो रहे थे पिछले कुछ महीनों में इंडिया में। ये स्लो डाउन का सबसे पहला इंडिकेटर था बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ का स्लो होना। क्रेडिट ग्रोथ तो इनफैक्ट जून जुलाई से स्लो होना शुरू हो गई थी। अब ये जो बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ है वो स्लो क्यों हो रही है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी जरूरी है। हुआ ये कि 2020 में कोविड था। कोविड के बाद इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट जो है उसको कम करना शुरू किया और कट करके 4% तक ला दिया, ये होप से कि अगर रेपो रेट कम होगा तो कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए लोन्स लेना, बोरो करना सस्ता हो जाएगा, तो वो ज्यादा लोन्स लेंगे, लोन्स लेके स्पेंडिंग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी को भी बूस्ट मिलेगा, राइट? और ऐसा ही हुआ। कंज्यूमर्स ने लोन्स लेना शुरू किया, इंडस्ट्रीज ने लोन्स लेना शुरू किया और इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ। क्रेडिट ग्रोथ तो बढ़ी, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ को फंड कैसे करेगी बैंक्स? वो डिपॉजिट से करेगी, राइट? डिपॉजिट्स अगर एग्जॉस्ट हो गई तो बैंकिंग सिस्टम कहाँ जाएगी? दूसरे कुछ फंडिंग सोर्सेज भी है। एक तो है इंटरबैंक मनी मार्केट, यानी कि जो बैंक है वो दूसरी बैंक के पास जाएगी, बोलेगी कि मुझे ओवरनाइट फंड्स चाहिए या एक हफ्ते के लिए फंड्स चाहिए तो आप दे दो। ये बैंक उस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखेगी और वो बैंक उसको फंडिंग करेगी। तो इसको बोलते हैं इंटरबैंक मनी मार्केट। तो लोन्स को फंड करने के लिए डिपॉजिट के अलावा बैंक इंटरबैंक मनी मार्केट को भी टैप कर सकती है। थर्ड सोर्स है सेंट्रल बैंक। कोई भी कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास भी जा सकती है, आरबीआई के पास, और सेंट्रल बैंक के पास से भी बोरो कर सकती है। बोरो करके कौन सा इंटरेस्ट रेट पे करेगी? वो करेगी रेपो रेट, और वो सेंट्रल बैंक से बोरो करके फिर आगे लेंड करेगी। अब कोविड के टाइम इंटरेस्ट रेट 4% हो गया था तो नेचुरली डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया था, लेकिन सामने लोन ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया था। तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोन पे भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फंडिंग इतना प्रॉब्लम नहीं था बैंक्स के लिए, क्योंकि अगर डिपॉजिट्स कम है तो सामने इंटर बैंक मनी मार्केट जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा था। क्यों स्ट्रॉन्ग चल रहा था? क्योंकि इंटर बैंक मनी मार्केट में भी नेचुरली इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि रेपो रेट कम हुआ था। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट पूरे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट का एक बेंचमार्क सेट करती है। तो रेपो रेट कम होगी तो इंटर बैंक मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। ऐसा ही हुआ। तो बैंक्स क्या कर रही थी? वो इंटर बैंक मनी मार्केट को टैप कर रही थी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स जो है उसको मीट करने के लिए। या फिर ये बैंक सेंट्रल बैंक के पास से भी बोरो कर रही थी एट 4%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम था तो बैंक्स के लिए सस्ता हो रहा था फंडिंग करना। तो डिपॉजिट के अलावा इंटर बैंक मनी मार्केट या फिर आरबीआई, ये दोनों से बैंक्स फंड्स लेके आगे लेंड कर रही थी कोविड के टाइम। ये चला 2022 तक। अब 2022 में वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया। यूएस में इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई हो गया, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ने के कुछ इंडिकेशंस आने लगे, तो आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया। इनफैक्ट फरवरी 2023 तक इंटरेस्ट रेट 4% से लेके 6.5% तक बढ़ा दी। इंटरेस्ट रेट बढ़ी, लेकिन साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ जो है इकोनॉमी में वो तो स्ट्रॉन्ग ही रहा, क्योंकि 2022 के बाद भी इकोनॉमी में काफी सारी पेंट अप डिमांड थी। तो वो पेंट अप डिमांड के कारण इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, उसके बावजूद इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 16 to 18% जितना रहा था फ्रॉम 2022 टू 2024, राइट? सो क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है उस पर असर होना शुरू हो गया था। डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 10 to 12% बढ़ रही थी, क्रेडिट ग्रोथ 16 to 18% बढ़ रही थी, डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 10 to 12% बढ़ रही थी। इसका असर कहाँ पे पड़ा? इसका असर सीधा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो पे पड़ा। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या है? अगर बैंक्स 100 रुपए की डिपॉजिट ले रही है
और उसके सामने 120 रुपए का लेंडिंग कर रही है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हो गया 120%। इसको बोलते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। 2022 के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उसके साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ पे थोड़ी असर दिखना शुरू हुई, क्योंकि डिपॉजिट पे जो रेट्स है वो भी बढ़ने शुरू हुए। डिपॉजिट पे रेट्स बढ़ने शुरू हुए तो बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स महंगी हो गई। बैंक्स को डिपॉजिटर्स को हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था। अब अगर बैंक्स को डिपॉजिट्स नहीं चाहिए एज अ फंडिंग सोर्स, तो बैंक इंटरबैंक मनी मार्केट में भी जा रही थी, लेकिन इंटरबैंक मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, क्योंकि रेपो रेट 6.5% हो गया था, राइट। इंटरबैंक मनी मार्केट भी एक्सपेंसिव हो गया था। आरबीआई के पास जाएगी तो 6.5% तो पे करना ही था। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के लिए जो फंडिंग है, वो फंडिंग पे कॉस्ट बढ़ गई थी। कॉस्ट बढ़ेगी तो साथ साथ बैंकिंग सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। तो डिपॉजिट ग्रोथ पे असर होना शुरू हुआ, फंडिंग ग्रोथ पे असर होना शुरू हुआ बैंकिंग सिस्टम के लिए। डिपॉजिट ग्रोथ स्लो होने लगी, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इनफैक्ट 2022 के एंड में देखो, यानी अक्टूबर टू दिसंबर 2022 में आप देखो तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑलमोस्ट 135% तक पहुंच गया था। यानी कि अगर बैंक्स के पास 100 रुपए की डिपॉजिट है, उसके सामने बैंक लेंड कर रही है 135%, यानी कि 35 रुपीज ज्यादा, राइट। इतना सारा बैंक्स लेंड कर रही थी, और वो बैंक्स कहाँ से फंड करेगी? डिपॉजिट्स तो एग्जॉस्ट होने लगी थी, तो बैंक्स मनी मार्केट से या फिर आरबीआई से बोरो करके लेंड करना शुरू किया बैंक्स ने। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर इतना हाई है 135%, तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए रिस्की हो सकता है। ये क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि मानो अगर बैंक रन हुआ, कुछ सिचुएशन हुआ, कुछ अनर्थ हुआ और बैंक रन हुआ बैंक्स पे, राइट। जैसे येस बैंक का हिस्ट्री में फियास्को हुआ था। थैंकफुली येस बैंक पे बैंक रन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुआ और बैंक रन हुआ, या फिर इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ और मास डिफॉल्ट्स होने लगे, तो इस सिचुएशन में बैंक्स अपने डिपॉजिटर्स को पैसे कहाँ से देगी? इस सिचुएशन में बैंक्स जाएगी इंटरबैंक मनी मार्केट में, लेकिन इंटरबैंक मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तभी, राइट, क्योंकि रेपो रेट इतना हाई है। सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, लेकिन सेंट्रल बैंक पे रेपो रेट से बोरो करेगी बैंक, तो रेपो रेट से तो लिमिट है 0.25%। जो बैंक की जो टोटल लायबिलिटीज है उसका सिर्फ 0.25% ही बैंक्स बोरो कर सकती है आरबीआई से रेपो रेट पे, तो वहां पे भी लिमिट है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिकली बहुत रिस्की सिचुएशन हो सकती है अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कंसिस्टेंटली हाई रहा। तो अक्टूबर में सिचुएशन ऐसी है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम होके 85% हो गया। रिमेंबर, अक्टूबर टू दिसंबर 2022 में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 135% था, कम होके 85% हो गया है, राइट। ये 85% क्यों हुआ है? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ जो है टू डिपॉजिट रेशियो का न्यूमरेटर जो है वो स्लो होना शुरू हुआ। क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुआ तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो स्लो हो गया। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो स्लो हो गया तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में देखें तो एक सेफर सिचुएशन हो गई। यस, क्रेडिट ग्रोथ स्लो होना बैंक्स के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ स्लो होगी तो बैंक्स की इंटरेस्ट इनकम कम होगी, इंटरेस्ट इनकम कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम हो रहा है तो बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए ये अच्छी बात है। क्रेडिट क्यों स्लो हो रहा है? इसका रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक तो हो सकता है इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन 9.2% है, हेडलाइन इन्फ्लेशन 5.5% है। साथ साथ इलेक्शन सीजन थी अप्रैल से जून में, तो इलेक्शन सीजन के टाइम गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी कम हो गया था। स्पेंडिंग कम होगा तो नेचुरली डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी कम हो जाती है। इस बार हीट वेव्स भी थे काफ़ी सारे क्षेत्रों में। साथ साथ फ्लडिंग हुआ था, मानसून लेट आई, फ्लडिंग हुआ था काफ़ी सारे क्षेत्रों में, जैसे गुजरात में देखो या फिर महाराष्ट्र में देख लो, साउथ बंगाल में देख लो। फ्लडिंग के कारण भी काफ़ी सारे डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा है। सितंबर में पितृपक्ष था, पितृपक्ष के टाइम भी 15 दिन के लिए जो बड़ी स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है। तो इन सारे रीजंस के कारण हो सकता है कि अर्बन डिमांड जो है वो कम हो गई हो और इससे क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो गया हो। और ये साइक्लिकल है, ये स्ट्रक्चरल नहीं लग रहा, ये दिस शुड बाउंस बैक वेरी सून। द फैक्ट इज कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम हो गया है। तो समरी में हम कहें तो क्रेडिट ग्रोथ जो 16 to 18% हुआ करता था वो स्लो डाउन होकर 13% हो गया है। साथ साथ क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है
वो 135% था पहले 2022 में, वो कम होके 85% हो गया है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो लास्ट वीक रिलीज हुआ वो है ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल रिलेटेड आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो इंडिया से हुए हैं उसके बारे में। तो अगस्त 2024 में इंटरनेशनल ट्रैवल काफी स्ट्रांग रहा होगा क्योंकि आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो है ट्रैवल के लिए वो ऑलमोस्ट 2.1 बिलियन डॉलर जितने रहे। लास्ट अगस्त में 2.3 बिलियन डॉलर जितने आउटवर्ड रेमिटेंसेस रहे थे, इस बार 2.1 बिलियन डॉलर। तो इंटरनेशनल ट्रैवल काफी स्ट्रांग रह रहा है। अब लास्ट अगस्त में 2.3 बिलियन डॉलर जितने आउटवर्ड रेमिटेंसेस क्यों रहे थे? वेल, गवर्नमेंट ने TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, इफ यू रिमेंबर। यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए या इंडिया से जो भी फंड्स बाहर स्पेंड हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, अगर वो 7 लाख से ज्यादा की फिगर है तो उस पर 20% गवर्नमेंट TCS कलेक्ट करेगी। लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने वाली थी अक्टूबर 1, 2023 से। तो जैसे ही ये न्यूज़ बाहर पड़ी, हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल उसके पहले ही काफ़ी सारा हो चुका ताकि TCS पे ना करना पड़े। तो लास्ट अगस्त में इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ गया था, उसके लिए आउटवर्ड रेमिटेंसेस भी बढ़ गए थे। इस बार भी इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी स्ट्रांग रहा है अगस्त में और आउटवर्ड रेमिटेंसेस ऑलमोस्ट 2.1 बिलियन डॉलर जितने रहे। अब फोर्थ फिगर जो लास्ट वीक रिलीज हुआ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, FDIs का। FDI इन्वेस्टमेंट अगस्त में भी काफी स्ट्रांग रहे। हमने बात किया था कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये चारों मंथ्स में FDI काफी स्ट्रांग रहा था। अगस्त में भी FDI ऑलमोस्ट 8.6 बिलियन डॉलर जितना इंडिया में आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो। ये लास्ट ईयर की कंपैरिजन से, यानी कि लास्ट अगस्त के कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 75% ज्यादा है। और इनफैक्ट अप्रैल से लेके अगस्त तक का ग्रॉस FDI इनफ्लो आप देखो तो वो 36 बिलियन डॉलर जितना रहा है इस साल, विच इज हायर बाय 33% जितना ज्यादा है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो FDI इनफ्लो इंडिया में काफी स्ट्रांग रह रहा है। और लास्टली अगर हम टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो जुलाई में जो टेलीकॉम प्लेयर्स है जिसमें एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL, इन सारों का मिलके ऑलमोस्ट 10 लाख जितने सब्सक्राइबर्स कम हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई की। अगस्त में ऑलमोस्ट 60 लाख जितने सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। जियो ने ऑलमोस्ट 40 लाख जितने सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। एयरटेल ने 24 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं, सिर्फ अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। और वोडाफोन आइडिया ने ऑलमोस्ट 19 लाख जितने सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। इसके सामने आप देखो तो BSNL ने ऑलमोस्ट 25 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और इनफैक्ट जुलाई में तो BSNL ने 30 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किया है। तो उन तीनों कंपनीज जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर्स लूज कर रही है, BSNL सब्सक्राइबर्स गेन कर रही है। और इसका एक मेजर रीजन ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्होंने अपने टैरिफ जो है टेलीकॉम टैरिफ उसको बढ़ाना शुरू किया है पिछले कुछ महीनों से। तो काफ़ी सारा डाउनग्रेडिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो BSNL में जा रहे हैं क्योंकि BSNL कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर है कंपेयर टू अदर प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये हो गए इस हफ्ते के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात। मिलते हैं अगले हफ्ते विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अंटिल देन, गुड बाय।